afternoon all. In the previous lecture we have seen the indeterminate structure. ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था indeterminate structure में. In these we have seen what are the types of the structure, that is statically indeterminate structure, kinematically indeterminate structure. Okay, that statically indeterminate structure depend on the forces, whereas kinematically indeterminate structure it is related to the displacement. Written externally indeterminate structure, internally indeterminate structure. Then we have seen the indeterminacy of the structure. Okay, for that we have seen external indeterminacy. We have calculated for some examples. Then we have seen the internal indeterminacy for the pin jointed frame. So today we will take the topic that is internal indeterminacy. So internal indeterminacy already हम लोगों ने देखा था, it is related to the internal forces. So as we have seen, that is internal indeterminacy for the pin jointed frame. So let us consider pin jointed frame. देखो हम लोगों ने already यहाँ पे दिया हुआ है for pin jointed frame I is equals to m plus r minus 2j. Okay, इसके लिए हम लोगों ने examples भी देखे थे where m is nothing but number of members, r is nothing but number of equilibrium equations, whereas j is nothing but number of joints. Then ट्रस के लिए होने के बाद फिर the next स्ट्रक्चर जो आपका आता है it is nothing but rigid jointed frame. ओके, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम मतलब इसमें कोई हिंज नहीं रहेगा. ओके, इंटरनल हिंज नहीं रहेगा. पहला था दैट इज पिन जॉइंटेड फ्रेम, मतलब हर एक पॉइंट तुम लोगों का पिन जॉइंटेड था. अभी रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में यहाँ पे एक भी तुम लोगों का जॉइंट पिन जॉइंट नहीं रहेगा. सो फॉर दैट ऑब्वियसली अपने को एक्सटर्नल नहीं देखना है. ये लूप एक ये फॉर्म हो रहा है, ड्यू टू दिस लूप ओनली देयर विल बी इंटरनल अननोन्स. ओके, बिकॉज ये लूप नहीं रहता था तो हम लोग इंटरनल इसका जो फोर्सेस है वो फाइंड आउट कर सकते थे बाय यूजिंग दी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, दैट इज समेशन ऑफ m, समेशन ऑफ v, समेशन ऑफ h. बट ड्यू टू दिस इंटरनल वी कैन से लूप, यहाँ पे अपने को कुछ एक्स्ट्रा अननोन मिल जाता है. कैसे? ये देखो यहाँ पे अगर मैं लूप की बात करूँगा, ओके, पिन जॉइंटेड फ्रेम में देखो अगर ये लूप अगर निकल जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी 0 अननोन्स. तो ये अगर कनेक्ट करता हूँ मैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 एक्स्ट्रा अननोन यहाँ पे कनेक्ट होते हैं. बिकॉज रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से रहते हैं, दैट इज फर्स्ट वन मोमेंट, देन वर्टिकल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स. ओके, ये तीनों फोर्स हर एक जॉइंट के ऊपर रहेंगे. जैसे मैं शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बोलता हूँ तो हर एक के लिए यहाँ पे शेयर फोर्स रहेगा, बेंडिंग मोमेंट रहेगा, एक्सियल फोर्स रहेगा. सिमिलरली ये ऊपर वाला मेंबर उसके लिए भी रहेगा और नीचे वाला मेंबर उसके लिए भी रहेगा. वंस वी कैन फाइंड आउट दिस मेंबर का एनालिसिस करके मैं एक साइड का यहाँ पे अननोन फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मेरे को रिएक्शंस नोन है तो. सो आफ्टर दैट वी हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा और 3 अननोन फाइंड आउट कर सकता हूँ. लेकिन जो एक्स्ट्रा यहाँ पे और 3 अननोन्स हैं जो इस मेंबर की वजह से आए हुए हैं वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो इसलिए जब भी यहाँ पे लूप फॉर्म होगा तो सिंगल लूप के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा अननोन्स कितने रहेंगे, दैट इज 3. दैट इज समेशन नहीं बोल सकते, वर्टिकल और वी कैन से शेयर फोर्स, हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्सियल फोर्स एंड वन इज मोमेंट. तो हर एक के लिए हम लोगों को एक लूप, सिंगल लूप के लिए यहाँ पे 3 अननोन आ जाएंगे. तो इसीलिए जो अपना जो फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट होता है फॉर द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, दैट इज इंटरनल इंडिटरमिनेसी विल बी नथिंग बट 3 into a, वेयर a इज नथिंग बट नंबर ऑफ लूप्स. ओके, तो ध्यान में रखना नंबर ऑफ लूप्स कैसे फॉर्म होंगे. जो कनेक्टेड स्ट्रक्चर है टोटल अगर कनेक्टेड है तो उसको मैं लूप बोलूँगा. सिमिलरली लेट अस कंसिडर लास्ट तुम लोग का टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब क्या रहता है, फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था इट इज पिन जॉइंटेड फ्रेम, सेकेंड रिजिड जॉइंटेड. तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखना है तो उसको मैं बोलता हूँ हाइब्रिड फ्रेम और वी कैन से हाइब्रिड स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो तुम लोग का रिजिड जॉइंट है, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम जैसे ही रहेगा बट यहाँ पे इंटरनल हिंज भी प्रेजेंट रहेगा. सो ड्यू टू दैट इंटरनल हिंज देयर विल बी एक्स्ट्रा इक्वेशंस. तो इसीलिए हम लोगों को इसको हाइब्रिड कहा गया है. ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन विच देयर आर पिन जॉइंट्स इन एडिशन टू द रिजिड जॉइंट इज नोन एज हाइब्रिड फ्रेम. तो इसमें देखो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ यहाँ पे मॉडिफाई होगा. वॉट एवर आई का जो यहाँ पे फॉर्मूला है फॉर द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम इट इज नथिंग बट 3 है, बिकॉज जितना लूप रहेगा उसके हिसाब से ही अननोन आने वाला है. बट ड्यू टू दिस इंटरनल हिंज, ऑब्वियसली इंटरनल हिंज इनसाइड द लूप है तो ही हम लोग कंसिडर करेंगे
तो ड्यू टू दिस इंटरनल हिंज यहाँ पे एक्स्ट्रा इक्वेशंस आएंगे। तो इंटरनल हिंज की वजह से एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या रहता है, सिंगल इंटरनल हिंज की वजह से देयर विल बी m-1 एक्स्ट्रा इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग m-1 डिडक्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा इक्वेशन हम लोग डिडक्ट करेंगे, सो दैट वी विल गेट दी अननोन, जो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे समीशन क्यों लिखा है, बिकॉज देयर में भी चांसेस कि यहाँ पे सिंगल हिंज भी रह सकता है, डबल हिंज भी रह सकता है। तो जितने भी हिंजेस रहेंगे इनसाइड द लूप, हर एक हिंज का हम लोग सेपरेटली कैलकुलेशन करेंगे m-1, एंड सब हिंजेस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, देन एडिशन करेंगे। यानी कि एक हिंज यहाँ पे है तो इसका m-1 1 आ जाएगा, रिटर्न एक यहाँ पे भी हिंज अगर रहेगा तो उसका भी m-1 दैट इज 2-1 1 आ जाएगा। देन जो आंसर अपने को मिल रहे हैं एट एवरी हिंज, उन सब का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल टेक समेशन। ओके, नहीं तो ये समेशन मतलब ये ऐसे मत करो कि टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, हर एक टोटल हिंज के पकड़ के यहाँ पे समेशन मत करो, ठीक है, बिकॉज दैट आंसर विल बी डिफरेंट। हर एक हिंज का हम लोग अलग से आंसर निकालेंगे, देन वी विल सबमिट इट। लेट अस टेक एग्जाम्पल फॉर दिस इंटरनल के लिए। देखो वन बाय वन ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, अभी यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस कंसिडर दिस, अगर हम लोग बीम कंसिडर करते हैं तो बीम के लिए देखो ऑलरेडी हम लोगों ने नोट लिखा था, दैट इज इंटरनल इंडिटरमिनेसी ऑफ द ओपन स्ट्रक्चर, और वी कैन से बीम इट इज 0। बीम्स आर ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट, ओके, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बीम्स आर ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट। तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। वेयर एज कैपिटल आर की बात करेंगे, देन वी हैव टू टेक द रिएक्शन कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे ये फिक्स है तो देयर विल बी 3, हिंज है तो वहाँ पे 2 रिएक्शंस रहेंगे, इट इज़ रोलर देन 1, और यहाँ पे एक फिक्स है तो यहाँ पे 3 रहेंगे। टोटल समेशन करेंगे तो इट विल बी 9। स्मॉल आर की बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट अवेलेबल इक्वेशंस। तो अवेलेबल इक्वेशंस देखो ऑलरेडी अपने पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है 3, प्लस यहाँ पे ड्यू टू इंटरनल हिंज यहाँ पे इक्वेशंस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे 2 इंटरनल हिंज है, तो सिंगल इंटरनल हिंज के लिए m-1 2 मेंबर मीट हो रहे हैं तो 2-1 दैट इज 1, और यहाँ पे भी रिटर्न 2 मेंबर्स मीट हो रहे हैं तो 2-1 दैट इज 1। तो टोटल विल बी 2 इक्वेशंस। सो टोटल इक्वेशंस अगर हम लोग करेंगे स्मॉल आर की वैल्यू दैट इज 3 + 2 विच इज नथिंग बट 5। देन आई एस की बात करेंगे तो दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इंडिटरमिनेसी। तो दोनों का हम लोग एडिशन करते हैं तो अपने को टोटल मिलता है 4, ओके, बिकॉज ई इज नथिंग बट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ध्यान में रखना ये जब भी कैलकुलेशन करोगे तुम लोग एग्जाम के लिए, देन यू हैव टू डिटरमाइन द कैपिटल ई एंड कैपिटल आई सेपरेटली, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स और वी कैन से कंसेप्ट डायरेक्टली हम लोगों को फॉर्मूला भी दिया हुआ रहता है, दैट इज आई एस इज इक्वल्स टू समथिंग आर प्लस एम समथिंग है एक फॉर्मूला। सो देर इज़ नो नीड टू यूज़ दैट फॉर्मूला, बिकॉज क्वेश्चन जो तुम लोगों का पूछा जाता है उसमें क्लियरली लिखा रहता है प्लीज़ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एस इंडिकेटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंडिटरमिनेसी। अगर आप एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंडिटरमिनेसी नहीं निकालते हो, डायरेक्टली आई एस का वैल्यू बराबर निकालते हो, तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। बिकॉज बी स्पेसिफिक विद द क्वेश्चन में टोटली तुम लोगों को लिखा रहता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिकेट करके ही तुम लोगों को आई एस का वैल्यू निकालना है। अगर प्रॉपरली तुम लोग ई और आई का वैल्यू सेपरेटली निकालते हो एंड देन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ आई एस विच इज नथिंग बट ई प्लस आई, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स। अदरवाइज आंसर राइट होके भी आपका मार्क्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे, दिस इज वन ऑफ द रिजिड फ्रेम। इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे देखो सब जॉइंट जो है तुम लोग के रिजिड जॉइंटेड है, कोई इंटरनल हिंज नहीं है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द कैपिटल ई। तो कैपिटल ई के लिए अपने को कैपिटल आर और स्मॉल आर की जरूरत है। कैपिटल आर इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिएक्शंस, 1 फिक्स है, 1 हिंज है, 1 रोलर है, तो देयर विल बी 3 2 1, तो टोटल विल बी 6 रिएक्शन कंपोनेंट्स। देन स्मॉल आर इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस, कोई इंटरनल हिंज नहीं है तो अपने पास बेसिक अवेलेबल इक्वेशंस है, दैट इज 3, समेशन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0। देन कैपिटल ई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, दोनों में से डिफरेंस दैट इज नथिंग बट 3। आई की वैल्यू हम लोग निकालते समय वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम विच इज नथिंग बट 3 इंटू नंबर ऑफ लूप्स दैट इज 3a। सो इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे 2 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, ओके, सिर्फ यहाँ पे लूप स्मॉल लूप कंसिडर करना है, ये बड़ा वाला लूप कंसिडर नहीं करना है। वी विल कंसिडर दिस इज 1 लूप, दिस इज सेकेंड लूप, टोटल विल बी 6। देन आई एस विल बी कैपिटल आई प्लस कैपिटल ई विच इज़ नथिंग बट 9, ओके, ये भी सिंपल ही है।
रिजिड के लिए। हाइब्रिड के लिए अगर तुम लोग बात करोगे, देखो अभी हाइब्रिड के लिए थोड़ा सा तुम लोगों को डिफिकल्ट आएगा। दैट इज फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एक्सटर्नल इंटिमेंसी। ध्यान में रखना, जब मैं इंटरनल हिंज की बात करता हूँ तो देखो, अगर इंटरनल हिंज तुम लोगों का लूप के अंदर है तो देयर इज़ नो नीड टू कंसिडर द इक्वेशन इन द स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो 3 तो है ही बेसिक, लेकिन अगर तुम लोग का इंटरनल हिंज ये लूप से अगर बाहर रहेगा तो हम लोग ये स्मॉल आर में उसका इक्वेशन कंसिडर करेंगे। बट ये इंटरनल हिंज लूप के अंदर ही रहेगा तो यहाँ पे स्मॉल आर में कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये नोट डाउन करके रखो, बिकॉज वट एवर इंटरनल हिंज का इक्वेशन हम लोगों ने अगर इंटरनल में यूज़ किया है तो देर इज़ नो नीड टू यूज़ इट इन दी एक्सटर्नल, दोनों अलग अलग है। तो इसलिए देखो कैपिटल E इज इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R की वैल्यू सिंपल, डिपेंडिंग ऑन द सपोर्ट रिएक्शन, सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सपोर्ट वी विल कैलकुलेट दिस। दिस इज फिक्स्ड वन तो यहाँ पे 3 रहेगा, रोल दिस इज हिंज तो यहाँ पे 2 रहेगा, रोलर के लिए 1 रिएक्शन रहेगा और फिक्स के लिए 3 रहेगा। तो टोटल अगर हम लोग समीशन करते हैं तो इट विल बी 9। स्मॉल r की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इंटरनल हिंज का इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज बोथ द इंटरनल हिंजेस आर इन द लूप, so small r will be 3, that is basic equilibrium equations only। कैपिटल E की बात करेंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दोनों का डिफरेंस लेंगे, that will be 6। now when we are considering the capital I, that is internal indeterminacy, तो ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पहले तुम लोग को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ द रिजिड एंड पिन जॉइंट्स है तो इट इज़ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए अपने पास इक्वेशन है, दैट इज 3a माइनस समेशन ऑफ m माइनस 1। तो यहाँ पे कैपिटल I इज इक्वल्स टू, लूप्स देखो यहाँ पे कितने फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज 1 लूप, दिस इज ऑल्सो 1 लूप, तो दोनों का यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स विल बी 2। तो 3 इंटू 2 दीज आर नथिंग बट नंबर ऑफ अननोन्स, माइनस यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। टोटल यहाँ पे कितना हिंजेस है, 2 हिंजेस हैं, तो 2 वैल्यू यहाँ पे माइनस होंगे। पहले इंटरनल हिंज के लिए अगर चेक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 इट इज़ 1 वैल्यू। सेकेंड पे जाओगे तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स देयर विल बी 1 2 3 4, तो देयर विल बी 4 मेंबर्स, तो 4 माइनस 1, m माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 3। तो फिर ये 1 और 3 ये दोनों का अपने को समेशन लेना है। ये समेशन वही इंडिकेट करता है कि हर एक हिंज का कैलकुलेशन का समेशन लो, तो इसलिए ये 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो दिस इज 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो टोटल इंटरनल इंडिटरमिनेंसी विल बी 2, and then we will take the summation of this E and I to get the actual static indeterminacy, which is nothing but 8. Is there any doubt in this? Please check, please understand it properly. अगर कुछ doubt है उसमें तो please you can ask. Yes, ओमकार, किसमें doubt है? You can ask. If you have any doubt, you can ask here. सर ये हम लोग जो पिन जॉइंट लेते हैं वो फ्रेम में मतलब कैसे मालूम पड़ता है एक्चुअल फ्रेम में? यस यस, क्या बोले आप? सर जो आपने पिन जॉइंट लिया है ना, हाँ, फ्रेम में रिजिड पॉइंट नहीं है जो आपका ये m-1 है m, और तो सर वो मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर में कैसे आएगा? स्ट्रक्चर में सिर्फ अपने को ये रेड वाला जो है इट इज़ योर क्वेश्चन। रेड में अपने को यहाँ पे ये सर्कल किया रहेगा, इट इज़ योर पिन जॉइंट। अगर कुछ नहीं किया तो इट इज़ योर रिजिड जॉइंट। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये जो ब्लू में लिखा हुआ है वो अपना आंसर हम लोग टाइप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन में देखो यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप। ये तुम लोगों को देखो हर एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा हुआ है देयर में भी चांसेस कि आपका वो एनालाइज करने के लिए भी पूछा जाए। सो दैट्स वाई यू शुड नो द वैल्यू ऑफ एक्चुअल अननोन वैल्यू। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको इंटरनल फोर्स फाइंड आउट करना है या फिर एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट करना है, यू कांट स्टार्ट द एनालिसिस। जब आपका फिक्स हो जाएगा कि आपको इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रिडंडेंट कंसिडर करना है, तभी जाके आप यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो। नाउ इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे सिर्फ देखो 1 2 3 4 ये एक टाइप का स्ट्रक्चर है। बता सकते हो ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है, वेदर इट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, वेदर इट इज रिजिड जॉइंटेड या फिर ट्रस है। ये ट्रस्ट है। ओके, ट्रस है। प्लीज़ ध्यान में रखना, ट्रस में सिर्फ ट्राइंगल्स ही फॉर्म होने चाहिए ऐसा नहीं है। ट्रस का मेन डेफिनेशन है कि एवरी जॉइंट इन द ट्रस,
ओके। और सपोर्ट, ये सब टोटल तुम लोगों का पिन जॉइंटेड ही है। तो यहाँ पे देखो सिंगल, यहाँ पे एक इंटरनल पिन है और यहाँ पे रोलर या फिर हिंज ही होना चाहिए, फिक्स नहीं रहेगा। देन इट इज़ नोन एज पिन जॉइंटेड फ्रेम, अदरवाइज ट्रस। तो इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द जन इसको फ्रेम कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को एक्चुअल 20 मार्क्स के लिए एनालिसिस के लिए पूछा गया था एक बार एग्जाम में, बट 95% स्टूडेंट्स अनएबल टू सॉल्व इट बिकॉज उनको नंबर ऑफ अननोन्स ही पता नहीं थे और कौन सा रिडंडेंट कंसिडर करने का, क्या फाइंड आउट एक्चुअल में करने का, वही पता नहीं था। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सिंपल अपना मेथड है, उससे ही जाएंगे हम लोग। रिडंडेंट यहाँ पे ये ट्रस है तो ट्रस के लिए हम लोग पहले एक्सटर्नल निकालेंगे। एक्सटर्नल के लिए देखो यहाँ पे कैपिटल R इज इक्वल्स टू 8, दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी सपोर्ट कंडीशन। हिंज है, 4 हिंज है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8। स्मॉल r की बात करेंगे, ऑलरेडी अपने पास 3 इक्वेशंस है, प्लस यहाँ पे देखो 4 मेंबर कनेक्टेड है, 1 2 3 4। तो इंटरनल हिंज के वजह से कितना इक्वेशंस मिलता है, इट इज m-1। तो इसलिए यहाँ पे 4 - 1 दैट इज 3 मिलेगा। तो टोटल इक्वेशंस अपने पास अवेलेबल है 6। तो जब मैं E की बात करूंगा तो E विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दैट इज नथिंग बट 2। तो यहाँ पे दोनों के दोनों एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है। देन जब मैं I की बात करूंगा तो लॉजिक से अगर हम लोग बता सकते हैं कि I में देखो यहाँ पे कोई क्रॉस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली I इज इक्वल्स टू 0 ही आना चाहिए। बट स्टिल वी विल स्टार्ट अवर कैलकुलेशन। इफ यू चेक द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स विल बी 1 2 3 4। 4 प्लस स्मॉल r की बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, वही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 6 माइनस 2 इंटू जे। 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स विल बी, सपोर्ट यहाँ पे 4 है और एक यहाँ पे इंटरनल जॉइंट, टोटल विल बी 5 जॉइंट। सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0। तो हम लोग आई एस यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, इट विल बी E प्लस आई विच इज नथिंग बट 2। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जैसे जैसे प्रॉब्लम हम लोग लेते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे मैंने ट्रस ही कंसिडर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक लिंक कंसिडर किया हुआ है। ओके, इस टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी निकालते समय भी देखा हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन कंसिडर दिस मेंबर एज ए लिंक, और वी कैन कंसिडर दी दिस पार्ट एज ए मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो टोटल को अगर मैं स्ट्रक्चर कंसिडर करता हूँ तो ये तुम लोगों का सपोर्ट कहलाएगा। अगर इसको मैं लिंक कंसिडर करता हूँ तो सपोर्ट यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने होल स्ट्रक्चर कंसिडर किया हुआ है, यानी कि ये टोटल एज ए वन स्ट्रक्चर कंसिडर किया हुआ है। तो टोटल को अगर मैं स्ट्रक्चर कंसिडर करता हूँ तो ये भी एक सपोर्ट हो जाएगा, ये भी एक सपोर्ट हो जाएगा। तो दोनों सपोर्ट देखो हिंज सपोर्टेड है, तो दोनों का यहाँ पे रिएक्शंस विल बी 2 + 2 दैट इज नथिंग बट 4। जब मैं स्मॉल r की बात करूंगा तो ऑलरेडी अपने पास 3 इक्वेशंस है, प्लस यहाँ पे 1 मैंने इंटरनल हिंज इसको कंसिडर कर लिया। व्हाई वी आर कंसिडरिंग इंटरनल हिंज, बिकॉज रिमूवल ऑफ दिस इंटरनल हिंज विल क्रिएट दी 2 पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। बिकॉज अभी मैंने पूरे इस पार्ट को स्ट्रक्चर कंसिडर किया है, तो इतना पार्ट और ये पार्ट अलग हो रहा है बाय रिमूविंग दिस स्ट्रक्चर, बाय रिमूविंग दिस इंटरनल हिंज। तो इसलिए 2 पार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए 2 - 1 1, तो ये 3 + 1 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक इक्वेशन मिल रहा है। इसलिए कैपिटल E की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 0। स्मॉल यहाँ पे I की बात करेंगे, दैट इज इंटरनल इंडिपेंडेंसी। तो स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके कि हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक क्रॉस फॉर्म हो रहा है, तो 1 आना चाहिए आंसर तुम लोगों का। आंसर तो अपना 1 ही आ रहा है। सो इफ यू वांट टू कंसिडर दिस M, नंबर ऑफ मेंबर्स अगर गिनोगे टोटल इट विल बी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक मेंबर अपने को कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज पूरा स्ट्रक्चर मैंने कंसिडर किया हुआ है। तो इट विल बी 11। स्मॉल r की बात करेंगे तो इट इज़ 4 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, माइनस 2 इंटू जे। तो 2 इंटू जॉइंट्स कितने देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल अगर कैलकुलेशन करोगे तो I विल बी 1, तो IS अपना आएगा 1। सेकंड पार्ट मैंने बोला था अगर मैं इसको लिंक कंसिडर करता हूँ तो लिंक क्या एक्ट करेगा, इट इज़ नॉट द मेंबर। लिंक अगर रहेगा तो इट विल प्रोवाइड ओनली सपोर्ट टू दिस पॉइंट। तो अपने को ये पूरा बाकी का देखने की जरूरत नहीं है, देयर विल बी ओनली 1 अननोन रिएक्शंस। तो सिर्फ मैं इतना स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करता हूँ तो तुम लोगों का जो R रहेगा दैट इज नंबर ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट जो रहेंगे, इट विल बी यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे 2 रहेगा, और ये तुम लोगों का R रिएक्शन जो लिंक से आ रहा है ओनली 1 रिएक्शन विल बी देयर। स्मॉल r की बात करेंगे, अभी ये इंटरनल हिंज रिमूव करने के बाद कुछ नहीं होगा बिकॉज वी आर जस्ट कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट एज ए स्ट्रक्चर। ये लिंक है तो लिंक इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो स्मॉल r यहाँ पे 3 ही रहेगा। तो एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इट विल बी 0।
आई की बात करेंगे तो m प्लस आर माइनस टू जे, तो m में यहाँ पे एक मेंबर कम हो जाएगा बिकॉज लिंक मैंने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। आर तुम लोग का है स्मॉल आर दैट इज 3 माइनस टू इंटू जे, ज्वाइंट में देखो ये ज्वाइंट चला जाएगा तो देर विल बी ओनली 6 ज्वाइंट, तो 2 इंटू जे कैलकुलेशन करोगे तो इट विल बी 1। तो दोनों में से कौन सा भी मेथड अडॉप्ट करोगे तो भी चलेगा, तो भी तुम लोगों का आंसर सेम ही रहने वाला है। सर यस, इसमें आपने ये अननोन सपोर्ट रिएक्शन है ना, उसमें 2+1 कैसे लिखा? ये लिंक को निकाल देंगे। ये लिंक चला गया ना एक बार, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली रिमूव भी कर दिया तो भी चलेगा, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर नाउ। तो यहाँ पे जो अननोन रहेगा ये इसको सपोर्ट दे रहा था लिंक, तो ये अननोन सपोर्ट रिएक्शन एक अननोन हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दो मिल जाएंगे, तो टोटल विल बी 3 अननोन रिएक्शंस। हाँ सर, समझ। ओके, सर आप ये वापस एक बार एक्सप्लेन करोगे? आपने जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे मेरे को आपका आवाज नहीं आ रहा था। कौन सा वाला पार्ट? सर यही लास्ट वाला, मतलब ये जो डायग्राम का पूरा स्टार्टिंग से। अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन, जब देखो दो पार्ट से हम लोगों ने कंसिडर किया है, अगर ये लिंक को मैं स्ट्रक्चर का पार्ट बनाता हूँ तो ये टोटल तुम लोग का एज ए होल स्ट्रक्चर में इसको कंसिडर करूँगा। तो होल स्ट्रक्चर अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट है हिंज सपोर्ट और एक यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो देर विल बी 4 रिएक्शंस। स्मॉल आर की बात करेंगे तो 3 तो है अपने पास ऑलरेडी, दैट इज इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, प्लस अगर इंटरनल हिंज है तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा इक्वेशंस ऐड करते हैं। अभी ये 1 कहाँ से आया? बिकॉज देखो अगर मैं ये इंटरनल हिंज रिमूव करता हूँ, रिमूवल ऑफ इंटरनल हिंज विल क्रिएट दी 2 पार्ट्स, ये एक Okay. पार्ट हो गया और एक पार्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका इंटरनल हिंज का इक्वेशन कंसिडर करूंगा, बाकी इसका नहीं कर रहा बिकॉज इसको अगर मैं रिमूव भी करता हूँ तो भी स्ट्रक्चर के 2 पार्ट्स नहीं हो रहे, 2 या 2 से हाँ। ज़्यादा होने चाहिए, तो इसलिए वो इंटरनल इक्वेशन में कंसिडर नहीं होगा, इसलिए ये अपना स्मॉल आर की वैल्यू 4 हो गई। कैपिटल ई मिल गया अपने को 0। आई की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स सिंपली हम लोग गिनेंगे कितना आ रहा है, उसमें ये भी मेंबर हम लोगों को गिनना पड़ेगा बिकॉज वो स्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट इज 11। आर की वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, जे इज नथिंग बट ये भी जॉइंट होगा और ये बाकी के भी जॉइंट्स अपने को कंसिडर करने पड़ेंगे, दैट इज 7, तो ये हो गया 1, तो टोटल विल बी 1। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिंक कंसिडर कर सकते हैं। लिंक मतलब क्या होगा, ये सिर्फ इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके अच्छा। जब मैं सपोर्ट बोलता हूँ तो ये पार्ट आपका पूरा चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे ये रिएक्शन अननोन आ जाएगा, देर इज नो नीड अच्छा। टू कंसिडर दैट पार्ट। ओके, ये सिर्फ अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है, लिंक मतलब। तो इसमें हम लोग रिटर्न Okay. सॉल्व कर सकते हैं, कैपिटल आर विल बी नंबर ऑफ अननोन्स, तो हिंज यहाँ पे 2 आएंगे और ये तुम लोग का लिंक का रिएक्शन जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे एक अननोन आएगा, तो टोटल विल बी 2 + 1 दैट इज 3। स्मॉल आर की बात करेंगे तो इट विल बी 3 जो अपना ऑलरेडी है। अभी यहाँ पे इंटरनल हिंज कोई भी नहीं आ रहा है, देखो इसको भी रिमूव किया तो ये अभी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इट इज जस्ट अननोन फोर्स, ये भी रिमूव किया तो भी नहीं आएगा, कोई भी रिमूव किया तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही रहेंगे ये स्मॉल आर। तो यहाँ पे तुम लोग का ई का वैल्यू सेम ही आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे तो भी ये 3 - 3 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कैपिटल आई की बात करेंगे तो स्मॉल एम, देखो यहाँ पे स्मॉल एम यहाँ पे चेंज हो जाएगा बिकॉज एक मेंबर यहाँ पे रिमूव हो गया, तो यहाँ पे ये 10 हो गया। स्मॉल आर की बात करेंगे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इट इज 3 -2 इंटू जे, जे भी यहाँ पे कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 इंटू 6, फिर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 1। तो दोनों में से कौन Okay, से भी sir. हम लोग इससे करेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ तुम लोग को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लिंक मतलब क्या है, और ये बाकी का तुम लोग डायरेक्टली अगर किया तो भी हम लोग कर सकते हैं, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग 2 मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सर ये हो गया। यस, सर जो आपने हिंज वाले में बताया ना, जिसमें अपन लोग इसको मेंबर कंसिडर करते हैं, उसमें जो स्मॉल आर है 3+1 कैसे लिखा? मतलब 3 ये मूवमेंट इक्वेशन हो गए और 1 1 तुम लोग का इंटरनल हिंज का इक्वेशन, इंटरनल हिंज जहाँ पे भी आता है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में भी देखा था, अगर तुम लोग का नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर रहेगा, लेट अस कंसिडर, इसमें देखो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा एग्जांपल, देखो यहाँ पे भी इंटरनल हिंज है, तो इंटरनल हिंज मतलब क्या रहता है, वहाँ पे मोमेंट क्या रहता है, 0 रहता है, दैट इज मोमेंट एट दिस पॉइंट विल बी 0। तो यहाँ पे अगर मोमेंट 0 रहता है मतलब ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हो गया ना, बेंडिंग मोमेंट एट द इंटरनल हिंज इज 0, तो उसके लिए हम लोग को लेफ्ट या फिर राइट पार्ट कंसिडर करना पड़ता है, तो ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हो गया। तो जैसे यहाँ पे 2 पार्ट्स हो रहे थे वैसे यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हो रहे हैं,
ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, तो हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। मोमेंट एट दिस पॉइंट विल बी जीरो कंसिडरिंग राइट हैंड साइड, अदरवाइज कंसिडरिंग दिस लेफ्ट वन साइड। ओके हाँ सर समझा। हाँ, तो ये हो गया तुम लोगों का इंटरनल यूनिवर्सिटी। देयर आर नंबर ऑफ तुम लोग के एग्जाम्पल रह सकता है, देर इज़ नो स्पेसिफिक कि तुम लोग का डायग्राम सेम ही रहे। एग्जाम में कभी तुम लोग का रिपीट नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को कुछ नया ही दिखेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम लोग का डायग्राम ऐसे ही दिखना चाहिए। यू शुड नो द कंसेप्ट। हम लोग का मेन क्राइटेरिया क्या है वो तुम लोग देखो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन सा है, पिन जॉइंटेड कौन सा है, रिजिड जॉइंटेड कौन सा है, वो तुम लोग को पहचानना आना चाहिए। बाकी का तो तुम लोग ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ओके यहाँ पे दो तीन कंडीशंस है जिससे ये तुम लोग का जो फॉर्मुलेशन है ये थोड़ा सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में तुम लोग देख सकते हो। तुम लोग, हम लोगों ने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर देखा, इनडिटर्मिनेट देखा। ओके डिटर्मिनेट मतलब क्या, तुम लोग का ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू अगर सेम रहेगा, यानी कि ई का वैल्यू या फिर कौन से भी आई एस का वैल्यू ज़ीरो रहेगा, मतलब क्या हो रहा है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा अननोन नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगर आई एस का वैल्यू तुम लोगों का ज़्यादा है, या फिर बोल सकते हो तुम लोगों का कैपिटल आर इसका वैल्यू ज़्यादा है, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। थर्ड जो तुम लोगों का स्ट्रक्चर है, तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि तुम लोगों का स्मॉल आर का वैल्यू वो भी कभी कभी ज़्यादा आ सकता है। ऑब्वियसली देयर विल बी चांसेस, यू शुड हैव क्वेश्चन कि अगर स्मॉल आर का वैल्यू अगर ज़्यादा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो स्मॉल आर मतलब इक्वेशंस, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ओके मतलब कभी कभी तुम लोगों का जो इनडिटर्मिनेसी का जो वैल्यू है, जो हम लोग अभी तक यहाँ पे कैलकुलेट करते आ रहे थे आई एस तुम लोगों का, अगर ये नेगेटिव में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर, जो कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके एग्जिस्ट नहीं बोल सकते, वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा। यानी कि हम लोग जो स्ट्रक्चर जो स्टडी करते हैं वो हम लोग नॉर्मली स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टैटिक मतलब इट इज स्टेबल। तो अगर तुम लोग का इक्वेशन का ये तुम लोग का जो अननोन का जो वैल्यू है आई एस का वैल्यू अगर नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, उसको हम लोग अनस्टेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये एक तुम लोग का टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है अनस्टेबल स्ट्रक्चर, जिसमें स्मॉल आर का वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर दैन दी कैपिटल आर। देर आर दो यहाँ पे तुम लोग के ये बोल सकते हैं कि ये फॉलो नहीं करते हैं ये रूल्स, दैट इज कोप्लेनर फोर्सेस एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर ये दो कंडीशंस आता है तो अपना जो रूल्स है डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट और अनस्टेबल का, ये कभी ये फॉलो नहीं करता है। देखो कैसे, कोप्लेनर मतलब क्या होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर इन विच ऑल द सपोर्ट रिएक्शंस आर इन द सेम डायरेक्शंस, मतलब सबके सब सपोर्ट रिएक्शंस पैरेलल रहेंगे। चेक करोगे तो ये तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, एक बीम है जहाँ पे तीन सपोर्ट रिएक्शंस दिए हुए। सपोर्ट देखो यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तीनों के तीनों। अभी ये प्रैक्टिकली अगर एज्यूम किया जाए तो देखो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करता हूँ तो ये आगे ही चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेबल नहीं है। अगर तुम लोग को ये मैथमेटिकली अगर चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, दोनों के तीनों यहाँ पे सेम ही प्लेन में या फिर तुम लोग बोल सकते हो पैरेलल फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो अभी अगर कंडीशन से चेक करोगे तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 3, अपने पास ऑलरेडी 3 फोर्सेस है। स्मॉल आर तो अपने पास 3 है ही, कोई इंटरनल हिंज नहीं है, मतलब ये कितना होना चाहिए 3। अगर दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना हो जाता है 0। तो हमारा कैलकुलेशन के अगर हम लोग करेंगे तो इट शुड बी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, बट इट इज़ नॉट डिटर्मिनेट। ओके ये दो कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, इट इज़ अनस्टेबल स्ट्रक्चर। कोप्लेनर फोर्सेस, जो भी स्ट्रक्चर में कोप्लेनर फोर्सेस रहेंगे वो अनस्टेबल रहता है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ओके नेक्स्ट जो है कंडीशन दैट इज कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब अगर टोटल रिएक्शंस विच इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर, ओके सबके सब रिएक्शंस अगर कॉन्करेंट है, दैट इज द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट, देन दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो अनस्टेबल। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर कंसिडर किया हुआ है, वन तुम लोग का एंड हिंज है, वन एंड तुम लोग का क्या है, रोलर है। तो पॉइंट ऑफ एक्शन अगर चेक करोगे तो इसी पॉइंट के ऊपर तीनों के तीनों फोर्सेस यहाँ पे पास हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एक रिएक्शन जाएगा, ये भी रिएक्शन यहाँ से जाएगा और ये रिएक्शन भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसी कंडीशन के लिए भी कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 3 है, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 3 है। अगर कैलकुलेशन करोगे तो इट शुड बी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल में अगर ऐसा कंडीशन अगर तुम लोग
अटेंड करने की कोशिश करोगे तो ये देखो ये रोलर है, वर्टिकल में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है तो ये गिर जाएगा यहाँ पे नीचे से, और ये रोटेट होते रहेगा। अगर कोई भी लोड में अप्लाई करता हो तो ये रोटेट होते रहेगा अनलिमिटेड। ओके जैसे तुम लोग करोगे अभी प्रैक्टिकली तो ये स्टेबल रहेगा। वाई? बिकॉज देर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ एक्चुअल में, अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये लोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट करता जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए अनस्टेबल स्ट्रक्चर के लिए ये दो कंडीशंस याद में रखने का, दैट इज कोप्लेनर फोर्सेस और कॉन्करेंट फोर्सेस। Any structure in which all the reactive or we can say reaction components are parallel, then it is unstable structure. And second one, if all the reaction components passing through only one point, then it is concurrent forces, it is also unstable. तो ये दो conditions तुम लोगों को पता होने चाहिए। वाइवा में भी तुम लोगों को पूछा जाता है what do you mean by concurrent forces, what do you mean by coplanar structure, what do you mean by unstable structures, what are the conditions, ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए। ओके जो पहला पार्ट था इट इज नथिंग बट टोटली रिलेटेड टू दी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। सेकंड जो स्टैटिक मतलब टोटली स्टेबल। ओके तो जो तुम लोगों का स्टैटिक से रिलेटेड है वही हम लोगों ने देखा, दैट इज फोर्सेस से रिलेटेड। सेकंड जो है तुम लोगों का काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं आई के से। ओके तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इट इज टोटली रिलेटेड टू दी मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये फोर्सेस से रिलेटेड नहीं रहेगा, इट इज रिलेटेड टू दी मूवमेंट, और मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो मेनली जो इक्वेशंस रहता है, जैसे हम लोगों ने स्टैटिक में देखा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थे, उसी तरह काइनेमेटिक में यहाँ पे इट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बोलते हैं हम लोग। द इक्वेशंस विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मतलब क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को बाद में पूछा जाएगा कि हम लोगों को इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम लोग काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी में कौन सा यूज़ करता है, तो इट शुड बी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो हम लोग टोटली डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चर इट डिफॉर्म्स इनटू स्पेसिफिक मैनर एंड द इक्वेशंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड कंसिडरिंग दैट डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर नोन एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ए पॉइंट इज फिक्स्ड एंड बी इट इज फ्री, एंड कोई भी यहाँ पे अगर लोडिंग हम लोग अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू दिस फिक्सिडिटी एट पॉइंट ए, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा ए एक्स दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ए इज जीरो। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इक्वेशन। वैसे ही डेल्टा ए वाई दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए इट इज जीरो, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इक्वेशन। एंड देन डेल्टा ए जेड, जेड मतलब इट इज़ नथिंग बट योर रोटेशनल, ओके जिसको हम लोग सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और वी कैन से थीटा ए, इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। बिकॉज ऑफ दिस फिक्सिडिटी यहाँ पे तीन इक्वेशंस आ रहे हैं। इट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ दी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। स्टैटिक में यहाँ पे इक्वेशंस कुछ यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके यहाँ पे अगर कंसिडर करोगे फिक्स है तो इसकी वजह से यहाँ पे इक्वेशंस एक्स्ट्रा आ रहे हैं। देयर आर सर्टन टर्मिनोलॉजी अगर चेक करोगे जॉइंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं निकालते, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। सो यू शुड नो दी व्हाट यू मीन बाय जॉइंट। एन एंड ऑफ एन मेंबर और द पॉइंट वेयर द टू और मोर मेंबर्स आर मीटिंग इज नोन एज जॉइंट। ओके एंड को हम लोग बोल सकते हैं जॉइंट, या फिर एक या दो से यहाँ पे टू और मोर मेंबर जहाँ पे मीट होते हैं उसको भी हम लोग जॉइंट बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ द काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, the number of unknown joint displacement, देखो it is very simple, the number of unknown joint displacement, okay word to word तुम लोग को याद में रखना है, because joint displacement ही हम लोग यहाँ पे find out करने वाले हैं। so we have to indicate unknown joint displacement over and above the number of available compatibility equation। देखो वहाँ पे मैंने static equilibrium लिखा था, यहाँ पे available compatibility equations लिखा हुआ है। okay जो इससे ज़्यादा रहेंगे is known as kinematic indeterminacy। तो सिंपल यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर है, इट इज़ काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट, इट इज़ नथिंग बट फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे फिक्स बीम बोल सकता है। ओके दैट इज बीम विच इज सपोर्टेड ऑन द बोथ साइड बाय द फिक्स्ड सपोर्ट। ओके नोट द फिक्स बीम इज ओनली स्ट्रक्चर विच इज काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट, इसमें काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी नहीं रहता है। ओके ये भी तुम लोग का एक वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है। सो प्लीज ट्राई टू राइट डाउन और नोट डाउन दिस स्ट्रक्चर एज काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। काइनेमेटिक्स
हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू दी डेल्टा एंड थीटा ओनली। तो इसके लिए कोई यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं है, बिकॉज हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए कोई फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और मोस्टली वी विल डिडक्ट दी, क्या बोलते हैं उसको, एक्सियल डिफॉर्मेशन हम लोग डिडक्ट करते हैं, तो इसीलिए उसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली निकालेंगे। डायरेक्टली हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ सकता है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और डायरेक्टली बेसिस ऑन दैट वी विल फाइंड आउट द काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।